भौतिकी कक्षा 12 और हमारा चैप्टर चल रहा है प्रत्यावर्ती धारा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम आ गए। एनसीईआरटी में यह है 6 नंबर का टॉपिक 7.6 श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ पर प्रयुक्त एसी वोल्टता। देखिए, इसमें क्या होगा कि इसको याद करने की कोशिश नहीं करेंगे सबसे पहली चीज़, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि गणित का उपयोग है। मैंने कहा था कि इस चैप्टर में गणित का उपयोग है, तो गणित के जो फलन हैं साइन थीटा वाले या कॉस थीटा वाले, या उसमें जो गुण हैं साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, तो उनको समझते हुए चलना होता है। मान लीजिए हम कई बार क्या करते हैं कि परेशानी समझ में नहीं आ रहा तो सर याद नहीं, इसको समझने की कोशिश करनी है, उसको याद ये अपने आप हो जाएगा। और समझ के चलना है तो धीरे धीरे ये चलेगा, इसको धीरे धीरे समझना है और इसको बनाना है। और पूरा का पूरा अगर ये समझ में आ जाता है तो फिर भले ही इसको याद करें, बाद में याद हो जाती हैं चीज़ें, मुझे पता है। एक बार समझ में आ जाए तो बाद में याद करने में फ़ायदा है, याद भी कर लेते हैं, कोई सी बात नहीं। लेकिन शुरू में ही एक होता है कि वो रट्टा मार पॉलिसी, कि इसको रट्टा मार लो, इसका सर इसका याद कर लें, इसको ये वो चीज़ें नहीं हैं यहाँ। क्योंकि इस चैप्टर में या फिजिक्स में ही मान लो, पूरे फिजिक्स में कुछ याद करने वाली चीज़ नहीं है। समझते हैं तो याद हो जाता है, जो चीज़ें अच्छे से हमारी समझ में आ जाती हैं वो याद भी हो जाती हैं, सिंपल सी बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। एलसीआर श्रेणी परिपथ एसी वोल्टता। ठीक, तो बेसिकली क्या है, एल का मतलब होता है इंडक्टर यानी प्रेरकत्व, और सी यानी संधारित्र यानी धारिता, आर यानी प्रतिरोधक। ठीक, एलसीआर श्रेणी परिपथ। और किस पर जोड़ा गया, एसी वोल्टता, एसी वोल्टता पर इसको लगा दिया गया। जैसे यहाँ पर श्रेणी परिपथ लिखा है, तो मैं आपको समांतर परिपथ में भी बताऊंगा, लेकिन चूंकि वो सिलेबस में नहीं है, पाठ्यक्रम में नहीं है, वो प्रतियोगी परीक्षाओं में कभी कभी इस पर छोटा मोटा सवाल बनता है, तो उसको भी मैं बताऊंगा। जो लोग भौतिक विज्ञान में रुचि रखते हैं उनके लिए वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात आ गई कि जो हमने एल, सी और आर के अलग अलग गुण, यानी केवल प्रेरक लगा हो, केवल प्रतिरोधक लगा हो, केवल संधारित्र लगा हो, अगर हमने इन गुणों को पहले से पढ़ लिया है तो इसको समझना हमारे लिए आसान है, फिर ये आसानी से समझ में आ जाता है हमारे पास। तो मैं इन पर तीनों पर थोड़ा थोड़ा विचार डालता हूँ, थोड़ा थोड़ा विचार करते हैं कि भाई इनमें होता क्या है। अब मान लीजिए हम परिपथ बनाते हैं। सबसे पहले बनाते हैं एल, यानी एल जो है प्रेरक। ये प्रेरक बनाया देखो मैंने, और ये बनाया मैंने संधारित्र, और ये लगा दिया आर यानी प्रतिरोधक। लगाए चाहे जैसे एल सी आर लगाएं, आर एल सी जैसे चाहे लगाएं, बस शर्त सिर्फ ये होती है कि श्रेणी क्रम में होने चाहिए। मान लीजिए इस आर को पहले लगा देंगे, इस आर को बीच में लगा देंगे, इससे कोई कोई मतलब भी नहीं है, कहीं लगा दो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि जो गुण है, वो जो धारा है, वो श्रेणी क्रम में एक ही वायर है, उसी में एक ही तार है, उसी में बहती है। तो इसलिए सामान्यतः क्या है, एल सी आर ऐसे लिखा है। आर को आगे पीछे करें, सी को करें, इससे कोई मतलब नहीं, जहाँ चाहे आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये है प्रेरक एल, और ये है संधारित्र सी, और ये है प्रतिरोधक आर। ठीक, अब इस पर मान लीजिए हम कोई एसी वोल्टता देते हैं, इस परिपथ को पूरा करते हैं, इस पर कोई एसी वोल्टता देते हैं। इस प्रकार एसी वोल्टता अपन देते ही हैं हम लोग ऐसे। ठीक, तो ये एसी वोल्टता बेस होती है हमारा, हम इस एसी वोल्टता के अनुसार ही आगे बढ़ते हैं फिर, क्योंकि ये एसी वोल्टता जनरेटर से पैदा होती है, जनरेटर से बन के आती है, एसी जनरेटर। ठीक, तो इसको हम पहले बताते हैं कि ये है किस तरह की। तो ये V बराबर वी एम
साइन ओमेगा टी के अनुसार इसका फलन है। ध्यान रहे, अगर ये फलन Vm साइन ओमेगा टी के अनुसार नहीं होता है, कुछ और होती हैं इसमें चीज़ें, यहाँ कोई कोण आता है जिसे बोलते हैं प्रारंभिक कला, या कुछ और हो जाता है, साइन के बजाय कॉस हो जाता है, तो इसी को बेस मानकर आगे हल होगा। यहाँ पर जो भी हल होते हैं हमारे, चाहे हमने इसमें प्रेरक में किया हो, चाहे संधारित्र में किया हो, चाहे प्रतिरोधक में किया हो, इसी को बेस मानकर किया होता है हमने। अगर हम इसे बदल देंगे तो फिर उसी हिसाब से, जो कि मेरा पहला जो वीडियो था, पहली जो क्लास मैंने बताई थी, वो मैंने इसी बेसिस पे बताई थी कि ये कन्फ्यूज़न ना हो कि कोई भी कहीं भी फार्मूला लगा दें, ये वाला जो इससे बनते हैं परिणाम जो इससे आते हैं वो कहीं भी लगा दें, ऐसा नहीं करना। नियम यह है कि इसी को आधार मान के चलना होता है, ठीक। और वो बिल्कुल पहली क्लास में मैंने आपको समझा दिया था कि कौन कौन सी वोल्टता कैसे कैसे इनमें धारा बनाती है, ये बेसिक बात हम समझ चुके हैं अपने। तो कुल मिलाकर यहाँ जो बेसिक जो वोल्टता है हमारी वो है Vm, ये है वोल्टता का शिखर मान। साइन के अनुसार चलेगी। सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति का ये फलन है। सरल आवर्त गति का मतलब होता है कि एक ऐसी गति जिसको वृत्त पर आरेखित किया जा सकता हो, सरल आवर्त गति, यानी सरल आवर्त गति, सरलता से जिसे वृत्त के ऊपर आरेखित किया जा सकता हो। बाकी सरल आवर्त गति के नियम सारी बातें 11वीं कक्षा में आप पढ़ते हैं, वो आप पढ़ चुके हैं। तो कुल मिला के ये सरल आवर्त गति का फलन है, ठीक। अब बात ये आई कि इससे यहाँ पर कोई धारा परिपथ में बहती है, ठीक। तो धारा परिपथ में क्या माने, धारा किस तरह की होनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर प्रत्यावर्ती धारा है तो वो भी इसी तरह की होनी चाहिए, वो भी इसी तरह की होनी चाहिए, उसको कुछ ऐसा माने कि वो इस तरह की बने, ठीक। चलो धारा को मान लेते हैं कि धारा हमने I लिखी, परिपथ में धारा I हमने लिख दी, परिपथ में धारा I है, ठीक। अब धारा I है और ये धारा भी सरल आवर्त गति के फलन के अनुसार है, तो इसका मान भी पॉजिटिव नेगेटिव घटता बढ़ता होगा, जैसा भी होगा। तो ये क्या लिख दिया मैंने, ये लिख दिया मैंने धारा का परिमाण लिख दिया मैंने, इसकी दिशा भी बदलती रहेगी, ठीक। अब इस धारा के कारण अगर यहाँ कोई वोल्टता होती है, प्रेरक में वोल्टता, ध्यान रहे प्रेरक में वोल्टता, ये चीज़ सबसे पहले समझनी है। तो हम इसे कहते हैं VL और ये होती है IXL, ऐसे, जिसे हम कहते हैं XL को प्रेरकीय प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिघात, जिसका मान ओमेगा L आता है। यानी और थोड़ा आगे बढ़ाऊं तो I ओमेगा L इसका मान आता है, इस XL का मान ओमेगा L आता है। अगर हम इसी चीज़ को अधिकतम धारा पे लिखना चाहें तो यहाँ I का हम अधिकतम मान भी लगा लेते हैं, क्योंकि हम जब अधिकतम वोल्टता की बात करते हैं तो हम अधिकतम धारा की बात भी कर लेते हैं। तो ये वोल्टता हमारी अधिकतम वोल्टता हो जाती है, प्रेरक में अधिकतम वोल्टता। बाकी जिस समय पर जैसी वोल्टता है वैसी धारा है, ठीक है। तो ये हमने निकाला, भाई अधिकतम धारा कितनी होगी हमने निकाल लिया। यहाँ पर ये बात होती है कि जो वोल्टता होती है, यहाँ पर वोल्टता, इसमें जो वोल्टता भरी होती है वो कितनी वोल्टता होती है, वो किस क्या उसका मान होता है। तो ये जो चीज़ होती है, ये वोल्टता, प्रेरक में वोल्टता, ये VL, ये होती है LdI/dt। यानी इसी VL को यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, परिमाण क्या होता है इसका ज़रा ध्यान देंगे, LdI/dt, ये इसका परिमाण होता है। ये भी होता है, देखिए ये प्रेरक में वोल्टता है, VL IXL I ओमेगा L LdI/dt, ये प्रेरक में वोल्टता है। और ये वोल्टता और धारा में एक कला कोण है, इस वोल्टता में और धारा में एक कला कोण है। यह वोल्टता परिणामी धारा से 90 अंश के कोण से कला में आगे है। यानी यह वोल्टता जो है, जो प्रेरक में भरी हुई वोल्टता है ये वाली, ये परिणामी धारा से 90 अंश के कोण से आगे है। यानी यहाँ एक चीज़ और आती है, ऐसे देखो मैंने ये लगाया है इंडिकेटर, ऐसे बनाया, इसका गुण लिखूँगा अब मैं कि VL परिणामी धारा
I से π/2 कला कोण आगे है, ऐसे समझ रहे हैं इस बात को? ये हमने तब पढ़ा था जब हमने केवल प्रेरक को लगाया था। ये बात एकदम हेयरलाइन बात है, सारी की सारी चीज़ें इसको पकड़ लो आप। ये किसके बात हुई? प्रेरक में वोल्टता इस तरीके से होती है। जो परिणामी धारा मानी है वो आई मानी है। ठीक, इस बात को पक्का कर लें, डन कर लें। अब इसके बाद चलते हैं अगली चीज़ पर। अब लेते हैं संधारित्र में वोल्टता। संधारित्र में वोल्टता, ध्यान रहे अगर कुछ छूट गया, अगर कोई पॉइंट आपसे छूट गया तो ये गड़बड़ हो जाएगा, इसका सवाल बनता नहीं है। ठीक, मतलब आना भी इसी को है बोर्ड एग्जाम में या प्रतियोगित परीक्षाओं में, और ये उलझ जाता है, इसको उलझने नहीं देना है। तो ये हो गई VC, क्या कहें, IXC। इसमें जो XC है ये संधारित्रीय प्रतिघात इसको बोलते हैं। अब इसका मान रख देते हैं, IXC का मान होता है 1/ωc, ओमेगा C बता देते हैं इसको, I/ωc। XC का मान होता है 1/ωc। ये चेक करेंगे, पीछे जाकर एक बार देख लेंगे अपने वीडियो में, अपनी क्लास में कि भाई ये होता कैसे है, XC में ये ωc कैसे आता है, ये पक्का करें यहाँ से। ठीक, और ये वोल्टता आवेश जितना होता है संधारित्र पर और जो धारिता होती है उसके बराबर होती है। जो आवेश होता है प्लेटों पर, ठीक, मान लीजिए एक प्लेट पर प्लस आवेश है, एक पर माइनस आवेश है, एक पर पॉजिटिव, एक में नेगेटिव, तो आवेश का जो परिमाण है यहाँ प्लस में लगा है वो ये प्लेटों के बीच वोल्टता है। ध्यान रहे ये जो वोल्टता है ये प्लेटों के बीच वोल्टता है, प्लेटों के बीच विभवांतर है ये, ध्यान रहेगा। क्योंकि मान लीजिए एक प्लेट को बना दूँ प्लस और एक को बना दूँ माइनस, तो प्लेटों के बीच क्या है, ये विभवांतर है। ये बात याद रखनी है, इसको समझना है कि ये प्लेटों के बीच विभवांतर है, क्योंकि प्लेटों पर आवेश आया और प्लेटों के बीच एक विद्युत क्षेत्र बना, तो प्लेटों के बीच है ये विभवांतर। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते गए और इसमें लिखा कि इसका गुण क्या है, ये हो कैसे रहा है। VC परिणामी धारा I से π/2 कला कोण पीछे है। इस बात को पक्का करेंगे कि ये पीछे क्यों है। तो हम जानते हैं कि संधारित्र में धारा आगे होती है वोल्टता से, जो वोल्टता बनती है प्लेटों के बीच में उससे धारा आगे होती है। तो इसका मतलब मुख्य धारा से, अगर मुख्य धारा से वोल्टता कैसी हो जाएगी, पीछे हो जाएगी, क्योंकि धारा आगे है तो वोल्टता पीछे हो जाएगी। तो VC परिणामी धारा I से π/2 कला कोण में पीछे है। ठीक, इसको पक्का कर लें बात को, बिल्कुल पैटर्न, कौन सी वोल्टता कहाँ है ये पता लग गया, और कौन आगे कौन पीछे ये पता लग गया। अब प्रतिरोधक में वोल्टता, VR, इसको दिखाते हैं VR कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी IR, और ये IR ही रहेगी, प्रतिरोधक है IR ही रहेगी। ठीक, और VR परिणामी धारा के साथ समान कला में है, समान कला में है। ठीक, यानी कला कोण जो है वो शून्य है इन प्रतिरोधक में कला कोण। तो इस चीज़ को पकड़ना है पहले,
बात समझ में आ गई। अब इसी के बेसिस पर परिपथ आगे बढ़ेगा, इसी के बेसिस पर परिपथ की अन्य जानकारियां हमारे सामने आएंगी। ठीक, अब देखिए परिपथ का जो समीकरण है, वोल्ट ताप परिपथ का समीकरण, वो क्या होगा। परिपथ का समीकरण बना देते हैं। समीकरण कौन सा, ओम के नियम से या किरचॉफ के नियम से। हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम में जितनी भी वोल्टताएं होती हैं वो सब जुड़ जाती हैं और वो परिणामी वोल्टता के बराबर हो जाती हैं, ये बात पक्की रहती है। ठीक, तो क्या करें, परिणामी वोल्टता कितनी है, वी एम साइन ओमेगा टी बराबर, इसमें वोल्टता कितनी है, एल डी आई बाई डी टी, किसमें है, प्रेरक में। तो लिख देते हैं एल डी आई बाई डी टी प्लस संधारित्र में कितनी वोल्टता है, Q बाई सी, तो ये Q बटे सी लिख देते हैं इसको, और ये रही प्रतिरोधक की वोल्टता, ये आ गई ऐसे। अब ये जो हमारे पास एक समीकरण है जो हमने ओम के नियम से या किरचॉफ के नियम से बना लिया है, हमें इसका हल ढूंढना है। इसका हल ढूंढना है यानी धारा का मान कितना होगा, कला कोण कितना आगे पीछे होंगे, वो सारी चीज़ें हमें निकालनी हैं, तो ये हमें बताना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आ रही है, अगर हम इसे आवेश के रूप में बदल लें, क्योंकि धारा है आई में परिवर्तन भी है और आवेश भी है, तो हम इस समीकरण को आवेश के रूप में बदल सकते हैं। आवेश के रूप में बदलने का सिंपल सा तरीका क्या है, यहाँ देखिए थोड़ा सा काम करेंगे, रफ काम करेंगे। हम जानते हैं डी क्यू बाई डी टी यानी आवेश प्रवाह की दर, ये क्या हो गई, ये होगी धारा, ये बन गई। अगर इसका एक बार अवकलन और कर दें तो क्या हो जाएगी, डी क्यू स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर क्यू डी आई बाई डी टी। ठीक, यानी धारा प्रवाह की दर दो बार अवकलन करने से आ जाएगी। तो ये चीज़ें हमें चाहिए, हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए। ठीक, अब उन चीज़ों को इसमें यहाँ लगा देते हैं। देखो कैसे, इस समीकरण को अंतिम रूप देते हैं, वी एम साइन ओमेगा टी बराबर एल डी आई बाई डी टी। तो कितना है डी आई बाई डी टी, ये है डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर, यानी सीधी सी बात है आवेश का ये दो बार अवकलन है ना। तो लिख देते हैं एल डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर। ओके, डन। प्लस रखेंगे Q बाई सी, क्योंकि हमें समीकरण को आवेश पर ले जाना है। वह आवेश जो संधारित्र की प्लेट पर संचित हुआ है, वह आवेश, उसी आवेश का परिवर्तन जो होगा वही धारा होगी, आवेश परिवर्तन की दर ही धारा होगी। ठीक है, ये बात हमने देख ली है। I को हम लिखेंगे, देखिए इस R को पहले लिख देंगे और इसके साथ कर देंगे डी क्यू बाई डी टी, ये हो गया। देखिए तो कुल मिलाकर ये हमारा एक अवकल समीकरण है, इसे बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी वह अवकल समीकरण है जिसका हल हमें तलाश करना है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, यानी अब ये चीज़ हमारी हो चुकी, इसका काम हमारी समझ में आ गया, इसे छोड़ देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं कि इसका जो हल होगा, आवेश संधारित्र पे आएगा या धारा बहेगी, कह रहा होगा उसी प्रकार जिस प्रकार वोल्टता आपने दे रखी है। फर्क सिर्फ ये होगा कि उसमें एक कला कोण होगा। तो नहीं, आवेश में एक कला कोण मानकर आवेश को लिखा जा सकता है। तो क्या करें, यदि Q इक्वल्स टू क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा समीकरण का एक हल है, समीकरण का
एक हल है। तो यानी यह ऐसा हल है जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। यानी आवेश का 2 बार अवकलन कर देंगे, यहाँ रख देंगे, जू का तू आवेश यहाँ रख देंगे, एक बार अवकलन करेंगे, यहाँ रख देंगे इसको। तो यदि यह समीकरण का एक हल है तो देखिए यहाँ से धारा मिल जाएगी, जो धारा है वो मिल जाएगी। तो धारा पता करें तो अवकल या अवकलन करने पे क्या लिख दें, डी क्यू बाई डी टी। ये क्या बन गई, ये बन गई धारा। धारा कहें, धारा का कभी कोई मान कहें किसी समय पर, ठीक, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सिर्फ परिमाण नहीं है, इसमें साइन वगैरह वगैरह सब लगे हैं, तो ये कोई मान किसी समय पर था, इसे कह सकते हैं तात्कालिक मान, किसी भी समय पर कोई मान। तो अब समय इसका अवकलन करेंगे तो अवकलन करने पे ये ओमेगा बाहर आएगा, क्यू एम ओमेगा, साइन का कॉस होगा ओमेगा टी प्लस थीटा, ऐसे आ जाएगा। देखिए ये तो यहाँ से स्पष्ट हुआ कि धारा का जो अधिकतम मान है, धारा का अधिकतम मान है जो आयाम की जगह पे आया है। जैसे देखिए जहाँ पे, जैसे यहाँ पे Vm जो है साइन से पहले की चीज़ है, आयाम की जगह पे आया है, तो ये धारा का अधिकतम मान है जो आयाम की जगह पे आया है। और कॉस को साइन में बदला जा सकता है, धनात्मक राशि, यानी उसमें अगर π/2 या 90 जोड़ दें तो वो साइन हो जाता है। यानी इसको सरल करके इस प्रकार लिखा जा सकता है, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस 90 π/2। अब ज़रा त्रिकोणमिति से समझें तो ये साइन 90 प्लस थीटा, ये कॉस थीटा बन जाएगा। अब यहाँ पर इस ओमेगा टी के अलावा, इस ओमेगा टी के अलावा देखिए, जब वोल्टता से हम इसकी समानता लगाएंगे, वोल्टता के साथ हम इसकी तुलना करेंगे, तो इस ओमेगा टी के अलावा यहाँ एक कोण होना चाहिए, लेकिन ये तो 2 कोण लिखे हुए हैं, थीटा भी है, π/2 है। तो हमें उसको बना देना है फेज, कला कोण। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये बन गई धारा। तो 2 परिवर्तन हुए हैं। क्या परिवर्तन हुए हैं, एक तो धारा का अधिकतम मान क्यू एम ओमेगा को लिखा गया, धारा का अधिकतम मान क्यू एम ओमेगा को लिखा गया। एक धारा में जो फाई है, कलाकोण है, उसको थीटा प्लस 90 लिखा गया। बस ये 2 परिवर्तन किए गए। अब यहाँ स्पष्ट हो रहा है बिल्कुल कि अगर ये वोल्टता है, V = Vm दिस, ये वोल्टता है, और ये धारा है जो कि इस समीकरण के हल को संतुष्ट करके प्राप्त की गई है, तो हम देख रहे हैं कि वोल्टता में और धारा में एक कलाकोण है फाई। और इससे ये भी स्पष्ट हो रहा है कि धारा जो है वोल्टता से फाई कलाकोण से आगे है। अगर प्लस में हो इसका मान, अगर इस फाई का मान प्लस में हो, पॉजिटिव हो, धनात्मक हो, तो धारा आगे हो जाएगी, और अगर इसका मान नेगेटिव हो, ऋणात्मक हो, तो धारा पीछे हो जाएगी। वो निर्भर करेगा कि मान कैसे हैं। तो ये कुल मिला के एक मानक यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन है किसका, धारा का, ठीक। और ये आधार वोल्टता है जिसके अनुसार ये चीज़ आई है, ठीक। अगर इस आधार वोल्टता को बदलते हैं, इसमें कोई परिवर्तन करते हैं, तो ध्यान रहे ये नहीं आएगा, कुछ और आएगा निकल के। क्या होगा ये हम नहीं कह सकते, लेकिन ये आधार वोल्टता है तो ये धारा का मानक समीकरण है, ये धारा है। और यहाँ ये स्पष्ट हुआ कि वोल्टता और धारा के बीच फाई कलाकोण है, ठीक। अब यहाँ लिख दें, जहाँ फाई वोल्टता, कैसी वोल्टता, प्रयुक्त वोल्टता, कैसी वोल्टता है, प्रयुक्त वोल्टता तथा परिणामी धारा के बीच कला कोण है, लिख दिया, कला कोण है।
ठीक, तो हमारी यात्रा बड़े आराम से चल रही है। अगर कुछ जल्दी की और जल्दी पढ़ने की कोशिश की तो सब उड़ जाएगा। बस ये कुछ ऐसा टॉपिक है फिजिक्स में जिनमें बहुत धीरे चलना होगा, बहुत आराम आराम से चलना होगा। तो हम यहाँ तक पहुँच गए और मुझे लगता है कि अगर यहाँ तक आपने देखा तो अभी कुछ उलझा नहीं होगा, अभी सब चीज़ें ठीक चल रही होंगी। ठीक है, तो धारा प्रयुक्त वोल्टता ये है, परिणामी धारा ये है, इन दोनों के बीच कला कोण जो है वो क्या है, फाई है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो चीज़ मैंने लिखी थी ये वाली चीज़ ये हमें याद कर लेनी, इसको समझ लेना है, क्योंकि आगे इसका इस्तेमाल होगा। यहाँ से मैं इसे हटा दूंगा, अभी मैं इसे मिटा दूंगा यहाँ से, क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं है। तो इसका ध्यान रखना है कि इसको समझ लेना है कि कौन आगे कौन पीछे है। ठीक है, चलिए हटा देता हूँ। बस देखिए, प्रेरक में वोल्टता, संधारित्र में वोल्टता, ये चीज़ आ गई, बाकी चीज़ें हट गई। ठीक, समझ में आ गई बात। अब इसके बाद फेज़र का उपयोग करने पर, फेज़र क्या है, फेज़र एक ऐसा आरेख है जो परिणामी प्रतिरोध, जिसे हम प्रतिघात के रूप में देखते हैं, या यहाँ पर नया नाम आएगा प्रतिबाधा, अंग्रेजी में बोलते हैं इम्पीडेंस, है ना। प्रतिबाधा यानी परिणामी प्रतिरोध बताएगा हमें, और हमें परिणामी धारा का मान बताएगा, और जो कला कोण है फाई उसको बता देगा, उसे हम कहते हैं फेज़र। अब यहाँ पर क्या होता है कि फेज़र बनाने में बहुत गलतियाँ होती हैं। जो फेज़र जो बनाए जाते हैं उन्हें बनाने में बहुत गलतियाँ होती हैं, और अगर उन्हें याद कर लिया जाए तो उनका इस्तेमाल नहीं हो पाता, क्योंकि फिर आंकिक प्रश्नों में मामला फंस जाता है। तो कुल मिला के सबसे पहले हम देखते हैं कि फेज़र बनेगा कैसे। तो फेज़र बनता है परिणामी धारा और प्रयुक्त वोल्टता के अनुसार। मान लीजिए प्रयुक्त वोल्टता के अधिकतम मान को मैं एक सदिश के रूप में निरूपित कर दूं। हालांकि वोल्टता कोई सदिश राशि नहीं है, धारा कोई सदिश राशि नहीं है, हम जानते हैं इस बात को, लेकिन यहाँ पर चूंकि वो सरल आवर्त गति के फलन के रूप में हैं तो उन्हें सदिश के रूप में निरूपित किया जाना चाहिए, तभी हमें पता लगेगा उनमें कला कोण कितना है। तो मान लीजिए मैं इस वोल्टता को कि अधिकतम मान को सदिश राशि के रूप में लिख दूं, लगा दूं ग्राफ में, और इसे कोई कोण मान के लगा दूं, तो कुछ ऐसा होगा। देखिए, ऐसे ये t बराबर 0 पर शुरुआत हुई है, यहाँ समय कितना है, 0 है। ठीक, और उसके बाद परिणामी वोल्टता और धारा इस पर घूम रही हैं, एक सरल आवर्त गति यानी वृत्त पर घूम रही हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ एक परिणामी वोल्टता का वृत्त बना दूँ, ये जो वृत्त है ये वोल्टता का वृत्त है, ये वोल्टता का वृत्त है, सरल आवर्त गति हो रही है तो वोल्टता इस पर घूम रही है। ठीक, और धारा का भी कुछ ऐसा ही बना दूं, थोड़ा कम करके बना दूं, ये मान लीजिए धारा का वृत्त है, ऐसे। ठीक, अब कुछ समय ये जो वोल्टता का वृत्त है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो वोल्टता है ये पूरी वोल्टता है। अब मैं इस वोल्टता का कुछ समय गुजारूं तो ये वोल्टता यूँ चलेगी सरल आवर्त गति पे, ये वोल्टता घूमेगी ऐसे। ठीक, एक वृत्त पे उसको दिखाया जा सकता है। और धारा की बात करूं तो धारा यहाँ चलेगी, क्योंकि ये धारा का वृत्त है, जो वृत्त है ये धारा वृत्त है, धारा वृत्त, और ये वोल्टता वृत्त है, ऐसे। ठीक, वोल्टता वृत्त, वृत्त में वृत्त कर दिया मैंने, हाँ चलो कोई बात नहीं, मैं लिखता हूँ ये लो। ठीक, ऐसे भी लिख देते हैं। अब वोल्टता का वृत्त अगर लूँ तो वोल्टता यूँ चलेगी, तो कुछ समय वोल्टता का लेता हूँ पहले, क्योंकि बेसिक जो आधार है मेरा ये वोल्टता का है, तो मैं वोल्टता को बनाता हूँ पहले। तो वोल्टता को मैं देखिए यहाँ निरूपित करूँगा ऐसे, ये वोल्टता हो गई। ये वोल्टता का जो आयाम है पूरा
ये पूरा वोल्टता हो गया, और इसे मैं एक सदिश राशि के रूप में प्रयुक्त करूँगा, AVM सदिश राशि। और ये जो कोण है, थोड़ा सा कोण जो घूमा है यहाँ से वोल्टता ने, इस कोण को मैं क्या बताऊँगा, इसे बताऊँगा ओमेगा टी। ये कोण है, ठीक, ये जो कोण है ओमेगा टी। देखिए ये कोई ओमेगा टी है, साइन में लगा हुआ कोई ओमेगा टी है, ठीक, ये वोल्टता है। और अगर देखना चाहते हैं कि इसका लंब क्या होगा, तो लंब की माप भी मैं आपको बताऊंगा कि देखिए लंब है इस त्रिभुज में, अगर बात करें इस त्रिभुज में, तो लंब की जो लंबाई है ये कितनी होगी, इसको भी बताया जा सकता है। ये होगी VM साइन ओमेगा टी, ये होगी लंब की लंबाई। क्योंकि आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में लंब की लंबाई कर्ण इंटू साइन थीटा होती है। ये लंब की लंबाई, इतनी जो चीज़ है ये है VM साइन थीटा या VM साइन ओमेगा टी। देखो थीटा की जगह पे, कोण की जगह पे ओमेगा टी है, और ये जो कर्ण है पूरा, ये पूरा VM है, ठीक। तो यानी ये बात जाहिर है, सब स्पष्ट हो गई। तो इसे हटा लो, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीज़ें हमें लिखनी होंगी, ये समझने के लिए है, इसे हटा लेते हैं अपन, ठीक। ऐसे, ठीक। अब ये जो वोल्टता है इसको थोड़ा चमका देते हैं, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी हमें इसकी। देखिए चमका रहा हूँ इसको मैं, ये वोल्टता है, देखिए ये वोल्टता है, ये बना दी मैंने वोल्टता, ये बन गई वोल्टता, देखो, ओके, ये वोल्टता आ गई। अब वोल्टता से थोड़ा आगे पॉजिटिव की तरफ बढ़ाने पर धारा है, यानी अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं इसको, तो यहाँ धारा है, ये देखिए ये धारा है, ये धारा है, ये धारा का आयाम है, ये रहा धारा का आयाम, इसे कहते हैं IM सदिश के रूप में ले लें, तो ये धारा का आयाम है, ठीक। धारा के आयाम को ठीक करें तो ये धारा का आयाम है, देखो, ठीक। और जो कोण है दोनों के बीच में, ये जो कोण है ये कितना है, ये है फाई, ऐसे। तो धारा का कुल कोण कितना है, देखो ओमेगा टी प्लस फाई, कुल धारा का कोण है ओमेगा टी प्लस फाई, और वोल्टता का कोण कितना, ओमेगा टी, ठीक। ये बात स्पष्ट हुई। तो इस तरीके से ये दोनों सदिश जो है समय के साथ इस वृत्त पर घूम रहे हैं, ठीक। अब मुझे पता है कि जो मुख्य धारा है, मुख्य धारा से ही आगे पीछे होते हैं ये वोल्टताएं, प्रेरक में वोल्टता, संधारित्र में वोल्टता, और धारा के साथ होती है प्रतिरोधक में वोल्टता। अब मैं अगर इन तीनों में वोल्टताओं को दिखाऊं इस आरेख के ऊपर, तो ये मेरे लिए बिल्कुल आसान होगा, ठीक। मान लेते हैं कि ये मुख्य धारा की दिशा है, धारा से वोल्टता संधारित्र में पीछे होती है, मुख्य धारा से संधारित्र में वोल्टता पीछे होती है। प्लेटों के बीच में जो वोल्टता भरी होती है, याद रहे प्लेटों के बीच में जो वोल्टता होती है आवेश के कारण, वो धारा से पीछे होती है 90 डिग्री, क्योंकि हमने संधारित्र में देखा कि धारा आगे होती है, तो पीछे है, तो धारा से 90 अंश के कोण पर ऐसे। ये किसकी वोल्टता बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ संधारित्र की वोल्टता। क्या नाम है इसका, इसका नाम है VC, ये देखिए ये बन गई, और ये धारा से 90 अंश कोण पीछे बनी, ये देखिए। अब प्रेरक में वोल्टता, जो प्रेरक में वोल्टता है वो धारा से 90 आगे है, क्योंकि धारा उसमें पीछे है तो वोल्टता आगे है, मुख्य धारा से वोल्टता आगे है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रेरक में जो धारा होती है वो इसमें भरी हुई वोल्टता से पीछे होती है, तो वोल्टता आगे हो जाती है। तो इसका मतलब यहीं से बिल्कुल इसी लाइन पे विपरीत दिशा में चलूँ अगर, तो ये बन जाएगी प्रेरक में वोल्टता, ये बनी देखो प्रेरक में वोल्टता। क्या नाम दूँ इसको, इसको नाम देता हूँ
एल प्रेरक में वोल्टता। तो हम देख रहे हैं कि VC और VL बिल्कुल विपरीत आ रहे हैं। देखो VC और VL बिल्कुल विपरीत आ रहे हैं। दोनों के बीच में कितना कोण है? 180 अंश का कोण है दोनों के बीच में। ठीक, मैं इसको सीधा करके बना देता हूँ। ठीक है, सीधा करेंगे तो अच्छा लगेगा ना, सीधा करके बना देता हूँ। बन गया, देखिए ये बन गया, देखिए ये बन गया, ये रहा। इसका क्या नाम था? VC। ये बना दिया देखो मैंने, L। ओके, डन हो गया। अब यहाँ पर एक बात लागू करेंगे कि अगर VC बड़ा है VL से, क्या बात मानेंगे? माना VC बड़ा है VL से, ये माना है। देखो तो हमने क्या किया कि VC का मान थोड़ा बड़ा कर लिया, VL का थोड़ा छोटा कर लिया, क्योंकि चित्र पे हमें बनाना है। अगर इसका उल्टा होगा तो परिणाम हमारे सामने उल्टा जाएंगे, ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। अब इसके बाद हमें देखना है कि जो परिणामी वोल्टता है VL और VC के अनुदिश वो कितनी होगी। तो परिणामी वोल्टता यानी पूरे परिपथ में जो परिणामी वोल्टता है वो VM होनी चाहिए। वो कितनी होनी चाहिए? वो VM के बराबर होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर अब हम यहाँ से लंब डालेंगे इसके ऊपर, ऐसे यूँ ये लंब डालेंगे यहाँ, और इस धारा के अनुदिश जो वोल्टता है VR की, उसे इधर दिखाएंगे। देखो ये VR की वोल्टता है यहाँ तक। ठीक, ये VR की वोल्टता बनेगी यहाँ तक, बस यहाँ तक। क्यों? क्योंकि VR की वोल्टता धारा पे होगी, VR की वोल्टता मुख्य धारा पे होगी। तो ये बन गई VR की वोल्टता। प्रतिरोधक की वोल्टता यहाँ होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि मुख्य धारा में और प्रतिरोधक में कोई कला कोण नहीं होता, कोई कला का अंतर नहीं होता। तो ये प्रतिरोधक की जो वोल्टता है ये धारा के साथ होगी। देखो बिल्कुल धारा के साथ होगी ये वाली। और ये लंब डाल दिया मैंने, परिणामी वोल्टता को मैं कर्ण पे ले गया, और ये जो चीज़ बनेगी ये वाली, देखो ये वाली, इसको ज़रा बताओ कितना बनेगा। ये वाली जो चीज़ है ये कितनी बनेगी? ठीक, देखो ये कितना है? VC, और ये कितना है? VL। तो ये चीज़ बनेगी VC माइनस VL। ये चीज़ बनेगी, ये वाली चीज़ जो है, ये वाली चीज़, इतनी जो चीज़ बनेगी, जो वोल्टता बनेगी यहाँ पे, वो किसके बराबर बनेगी? ऐसे लिख देते हैं लोग, ऐसे बना देते हैं, तीर का निशान यूँ लगा देते हैं। ठीक, ये गैप कितना बनेगा? VC माइनस VL, क्योंकि VC में से VL घटेगा, क्योंकि परिणामी वोल्टता कर्ण पर जाएगी। देखो तो परिणामी वोल्टता को अगर देखा जाए तो इस त्रिभुज में, ये जो त्रिभुज है, देखो ये वाला त्रिभुज जो है, ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज, देखो ये वाली चीज़। ठीक, इस त्रिभुज के आधार पर, इस आधार पर ये क्या है? देखें इधर से मिला के, तो ये है VR प्रतिरोधक की वोल्टता। ठीक है, और अगर इस त्रिभुज के इसको लंब मान लूँ तो इस पे कौन है? VC माइनस VL है, और ये जो कोण है फाई, ये इधर से देखा जाए तो बराबर है, यानी ये कोण यहाँ पे भी वही है और यहाँ पे भी वही है। तो कुल मिला के इस समकोण त्रिभुज में, जो कि एक आयताकार के रूप में दिख रहा है, कोई सा भी समकोण त्रिभुज ले लें, चाहे ये वाला ले लें, चाहे ये वाला ले लें, तो कर्ण की लंबाई, ये जो कर्ण की लंबाई है ये कितनी होगी? ठीक, तो परिणामी वोल्टता, अब इन सब चीज़ों का मामला खत्म हो चुका, इन्हें हटा लेता हूँ। ठीक, ये देखिए तो परिणामी वोल्टता कितनी आ रही है? परिपथ की परिणामी वोल्टता VM, ये परिणामी वोल्टता है जो यहाँ से हमने दे रखी है, परिणामी वोल्टता यही रहेगी। ये VM का परिमाण लिखा है, कर्ण की लंबाई है, ये बराबर हो रही है VC माइनस VL का वर्ग प्लस VR का वर्ग और इसका वर्गमूल।
ये इसके बराबर हो रही है। देखिए चाहे देख लीजिए, ये है त्रिभुज का आधार, ये है त्रिभुज का लंब और ये है कर्ण। तो आप देख रहे हैं कि लंब पे VC माइनस VL है, आधार पे VR है। ओके, तो बात समझ में आ गई, फिट हो गया मामला बिल्कुल, ये चीज़ आ रही है। ठीक, अब ये परिणामी वोल्टता धारा के पदों में लिखी जा सकती है। ठीक, अब कैसे? अगर इस परिणामी वोल्टता को अधिकतम धारा के पदों में लिखते हो, अधिकतम धारा, तो क्या करेंगे? अधिकतम धारा यहाँ पे देखो चीज़ कर देंगे, अधिकतम धारा के लिए IMXL और IMXC और IMR। ठीक, यानी अधिकतम वोल्टता तुमने दे रखी है तो अधिकतम धारा लिखी जा सकती है, क्योंकि अधिकतम वोल्टता पे क्या प्राप्त होगा? मान लीजिए वोल्टता का अधिकतम मान हो जाए किसी समय पे, तो अधिकतम धारा प्राप्त होगी। तो इस I को क्या कर दिया? अधिकतम धारा, अधिकतम धारा के लिए अधिकतम धारा ये लगा दी, देखो अधिकतम धारा के लिए। ठीक, यानी ये चीज़ इधर लगेगी नीचे की तरफ ऐसे, अधिकतम धारा। तो अब इन चीज़ों में धारा के रूप में बदल दें तो कुल ऐसा मामला हमारे सामने आता है। देखो IMXC माइनस IMXL का वर्ग प्लस IMR का वर्ग और इस पूरे का वर्गमूल। ये चीज़ आ गई सामने। तो IM को कॉमन लेके इधर कर लेते हैं। ठीक, तो IM को कॉमन लेके इधर कर लेंगे तो VM बटे IM ये बनेगा वर्गमूल में XC माइनस XL का वर्ग प्लस R का वर्ग। ठीक, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं परिणामी प्रतिबाधा या प्रतिबाधा, परिणामी प्रतिबाधा। ठीक, किसमें होती है? ओम में होती है, ध्यान रहे ये ओम में होती है। क्यों? क्योंकि ये प्रतिरोध की जगह पर है। प्रतिरोध की जगह पर आई नई भौतिक राशि, परिणामी प्रतिरोध की जगह पर उसका नाम क्या बदल दिया? परिणामी प्रतिबाधा। ठीक, और इसका प्रतीक क्या है? इसका प्रतीक है Z। यानी देखो यहाँ लिखूंगा मैं Z। Z है वोल्टता धारा, अधिकतम धारा से देखी गई तो अधिकतम वोल्टता बटे अधिकतम धारा। और कहीं पे कोई भी वोल्टता कोई भी धारा लगाएंगे तो Z, क्योंकि Z नियत रहता है, अचर राशि है Z। जैसे किसी का प्रतिरोध अचर रहता है मान लीजिए, तो धारा हमने तो सूत्र बनाया है अधिकतम वोल्टता अधिकतम धारा मान के बना लिया हमने। बाकी कोई भी वोल्टता कोई भी धारा होगी तो भी Z ही रहेगा, में कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि Z में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो धारा के हिसाब से बदल रही हो। ये परिपथ का एक गुण है, एक स्वभाव है जो धारा को नियंत्रित करता है, ये है प्रतिबाधा। हो गया। अब यहाँ से तुम ये कला कोण निकाल सकते हो, ये कला कोण। अब इस कला कोण को निकालो, देखो ये कला कोण कितना है, ये वाली चीज़। ठीक, ये चीज़ हो गई, इसे हटा दो, इसे साफ कर लो यहाँ से। देखो ये देखो तो धारा और वोल्टता के बीच कला कोण, धारा एवं वोल्टता। ठीक, ध्यान रहे कैसी धारा है? परिणामी धारा। और कैसी वोल्टता है? प्रयुक्त वोल्टता। तो पूरा करके देता हूँ, पूरा लिखता हूँ मैं, प्रयुक्त वोल्टता एवं परिणामी धारा के बीच कला कोण
फाई। ठीक, कितना कला कोण है, ये फाई है। अभी हमने देख लिया, इस चीज़ को समझ लिया, तो टेन फाई निकल पाएगा, टेन फाई का मान निकल पाएगा, कॉस फाई का मान निकल पाएगा, जो चाहे निकाल सकते हो। तो दिखाते किससे हैं, टेन फाई से दिखाते हैं। तो लंब की लंबाई बटे आधार, तो लंब की लंबाई पे ये वोल्टता है वी सी माइनस वी एल, आधार पे वोल्टता है वी आर। इस कोण पे देख रहे होंगे, इस कोण के सामने की लंब की लंबाई है और ये इसका आधार है। तो लिख देंगे वी सी माइनस वी एल बटे आर। ठीक, अब या लिखेंगे या। ठीक, टेन फाई। अब यहाँ वी सी वी एल और आर को धारा के पदों में लिखेंगे आई एम एक्स सी माइनस आई एम एक्स एल बटे आई एम आर। देखिए धारा के पदों में लिख दिया वी सी वी एल और आर का, वी आर का मान, ये वी आर है, देखो गलती हो जाएगी तो वी आर है, परिणामी वोल्टता, मतलब वोल्टता प्रतिरोधक में ऐसे। तो वी आर का मान कितना हो गया, आई एम आर हो गया। अब यहाँ से धारा हटा लेंगे तो टेन फाई सिर्फ प्रतिबाधा यानी जो प्रतिरोध हैं, प्रतिघात कह रहे हैं जिसको, प्रतिघात और प्रतिरोध के पदों में मिल जाएगी ऐसे। तो टेन फाई निकालने के दो तरीके हुए, एक्स सी माइनस एक्स एल बटे आर और वी सी माइनस वी बटे, यानी वोल्टता से भी निकल सकता है और प्रतिघात, जो प्रेरकीय प्रतिघात हैं या संधारित्रीय प्रतिघात और प्रतिरोध हैं उनसे भी निकल सकता है, सीधी सी बात यह है। और यहाँ ये मान लिया गया कि धारा जो है वोल्टता से आगे है, धारा किससे, वोल्टता से फाई कला कोण आगे है और वीसी का मान वीएल से अधिक है। अगर वीएल का मान वीसी से अधिक होगा तो ये जो कोण है ये ऊपर नहीं बनेगा, फिर ये नीचे बन जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही समकोण त्रिभुज नीचे बन जाएगा जो। ठीक, वो कोई इशू नहीं है उसको कोई उसको समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ अपने आप ही आ जाती है। फिर यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, यहाँ बनेगा वी एल माइनस वी सी, अगर वी एल बड़ा हो जाए तो। ठीक, और यहाँ पे भी एक्स एल माइनस एक्स सी हो जाएगा, तो फाई का मान कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक, तो फाई का मान ऋणात्मक हो जाएगा तो परिणामी धारा वोल्टता से पीछे हो जाएगी। यहाँ पर परिणामी धारा वोल्टता से आगे है, वो संधारित्र में जो वोल्ट है, जो वोल्टता है उसके कारण हमने मान लिया है। ठीक, यानी जब आप आंसर में किसी आंकिक प्रश्न में वैल्यू डालेंगे, मान डालेंगे, तो ये अपने आप पता लग जाएगा कौन ज़्यादा है कौन आगे, पता लगाया जा सकता है। यानी यहाँ पर ये मान लिया कि फाई जो है धारा फाई कला कोण में वोल्टता से आगे है, प्रयुक्त वोल्टता से। तो लिखना पड़ेगा इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ ऐसा है। ठीक, तो क्या लिखें, परिणामी धारा प्रयुक्त वोल्टता से फाई कला कोण आगे है। ठीक, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और ये क्यों है, क्योंकि ये चीज़ है वी सी बड़ा है वी एल से, यानी यहाँ पर एक चीज़ और लिख सकते हैं, एक्स सी बड़ा है एक्स एल से, ये मान के चले थे हम, तब ये परिणाम आया है। ठीक, अगर इसका उल्टा होगा तो ये कोण माइनस में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, परिणामी धारा प्रयुक्त वोल्टता से फाई कला कोण पीछे हो जाएगी। सिंपल सी बात है, फिर पीछे हो जाएगी। तो इसके अनुसार हमें उत्तर निकालना होगा, वो देख कर पता लगेगा। ठीक, तो ये इसके अलावा हम यहाँ एक दूसरा कोण निकालते हैं जिसे हम कहते हैं शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक हम निकालते हैं। शक्ति गुणांक होता है कॉस फाई, जब परिपथ में शक्ति को निर्धारित करता है। तो शक्ति गुणांक भी हम यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखो इसे हटा लेता हूँ, इसका काम हो गया, ये लो। अब मैं निकालता हूँ परिपथ का शक्ति गुणांक।
परिपथ का शक्ति गुणांक। अभी समझेंगे, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा कि शक्ति गुणांक काम कैसे करता है। थोड़ी बहुत बात पहले भी हुई होगी, लेकिन यहाँ पे निकाल लेते हैं, आगे मैं बताऊंगा फिर शक्ति गुणांक कैसे काम करता है। ठीक, तो शक्ति गुणांक कहते हैं कॉस फाई को। ये रहा, अब ये कितना होगा जरा देखें एक बार। ठीक, कॉस फाई ये होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार पे कौन है? आधार पे वी आर है और कर्ण पे परिणामी वोल्टता है, यानी प्रतिरोधक की वोल्टता और परिणामी वोल्टता वी एम, दोनों के अधिकतम मान हमने लगा दिए, दोनों के अधिकतम मान। तो इसे अगर ठीक करें तो ये हो जाएगा आर आई अधिकतम आर, और ये हो जाएगा आई अधिकतम और जेड, क्योंकि हम जानते हैं अभी जेड हमने निकाला था, वी एम आई एम जेड में एक रिलेशन आया था, जेड जो है परिणामी प्रतिरोध है, इसे प्रतिबाधा कहते हैं, है ना। तो ये आई एम काट देंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी आर बाई जेड। ठीक, थोड़ा विस्तार करके लिख देंगे तो कुछ इस तरीके से ये सूत्र आ जाएगा, आर बटे जेड का पूरा मान लिख देता हूँ, एक्स सी माइनस एक्स एल का वर्ग प्लस आर का वर्ग। ठीक, तो देखो ये शक्ति गुणांक है जो परिपथ में शक्ति का निर्धारण करता है। ठीक, चलिए एक क्लास हमारी हो चुकी है। अब इसी चीज़ को बिल्कुल यहीं से हमें आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि परिपथ कैसे बना, क्या क्या चीज़ें निकली, ये तो हमने पता लगा लिया। अब इस पे आधारित प्रश्नों के उत्तर हमें देने होंगे और इसमें अनुनाद को हमें विस्तार से समझना होगा कि इसमें अनुनाद कैसे हो सकता है। ठीक, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।